की शान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। किसानों के साथ होने वाली 10वें दौर की वार्ता अब होगी बुधवार को। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की आज पूसा कैंपस में हो रही पहली बैठक। सरकार किसान संगठनों से कर चुकी है कई दौर की वार्ता। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए बीते 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाए कई कदम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को कृषि कानूनों के जिस प्रावधान से आपत्ति, उस पर सरकार खुले मन से कर रही है चर्चा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में MSP पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय कृषि राष्ट्रीय वार्ता का कर रहे हैं उद्घाटन। इस भारतीय कृषि राष्ट्रीय वार्ता में कृषि स्थिरता, पोषण, नई कृषि प्रौद्योगिकियों पर होगी चर्चा। सरकार की लगातार इन चुनौतियों को दूर करने की है कोशिश। और राष्ट्र के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निस्वार्थ सेवा के सम्मान में सरकार ने 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का लिया फैसला। और अब खबर विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली 10वें दौर की वार्ता टल गई है। अब किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता 20 जनवरी को आयोजित की जाएगी। किसान काफी वक्त से कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की समस्या के समाधान के लिए अभी तक सरकार किसान संगठनों से कई दौर की वार्ता कर चुकी है। सरकार हर बार ये बात दोहरा चुकी है कि किसानों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए वह तैयार है। इस बीच कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की आज पहली बैठक पूसा कैंपस में हो रही है। और बुधवार को किसानों के साथ 10वें दौर की बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए बीते 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई कदम उठाए और जिस प्रावधान से किसान को आपत्ति है, उस पर सरकार खुले मन से चर्चा को लेकर तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में किसान की माली हालत सुधारने के लिए और कृषि को मुनाफे में लाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का सृजन किया गया है। हम लोगों ने MSP को भी 1.5 गुना किया और PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसानों को देने का प्रावधान किया गया, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। जो किसान आंदोलन पर हैं, उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है। जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है, उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की और राज्य के पन्ना स्थित हीरा खदान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC द्वारा संचालित पन्ना हीरा खदान की लीज की अवधि
खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया कि खदान में पर्याप्त मात्रा में हीरे की उपलब्धता और इससे होने वाले राजस्व एवं बड़ी संख्या में लोगों को इससे मिल रहे रोजगार को देखते हुए उन्होंने खदान के लीज की अवधि और बढ़ाए जाने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एनएमडीसी के द्वारा संचालित हीरा की खदान है। वहाँ पर्याप्त मात्रा में हीरा भी उपलब्ध है, लेकिन खदान की लीज की अवधि समाप्त हो रही है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि खदान की लीज की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी और हीरे निकलेंगे तो रेवेन्यू भी मिलेगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इसलिए लोगों के रोजगार के लिए जरूरी है कि वो खदान चलती रहे। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि किसी का रोजगार नहीं छिनेगा। खदान चालू रहने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में राजमार्ग निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि पर हो रही केंद्रीय सड़क निधि यानी कि CRIF योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश के अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कों एवं जिलों को चिन्हित कर सड़कों के निर्माण के लिए राज्य की ओर से एक प्रस्ताव दिया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना अटल प्रोग्रेस वे के DPR और प्रगति पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। और अब बात करेंगे भारतीय कृषि राष्ट्रीय वार्ता एग्री 2030 को लेकर, और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय कृषि राष्ट्रीय वार्ता का आज उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय कृषि राष्ट्रीय वार्ता का उद्घाटन करेंगे, जिसपे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि कृषि को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। भारतीय कृषि आमतौर पर रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के साथ पहचाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो समस्याएं उन पर भी चर्चा की जाएगी। इस राष्ट्रीय वार्ता में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसका लाभ आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा। देश को घरेलू खाद्य उत्पादन में शानदार प्रगति और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रगति के योगदान पर भी चर्चा की जाएगी। भारत को एक खाद्य घाटे वाले राष्ट्र से एक खाद्य अधिशेष निर्यात उन्मुख देश में बदलने का प्रयास किया जाएगा। अब देश दूसरी पीढ़ी की समस्याओं का सामना कर रहा है, जहां रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग होता है। अब धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ, जैविक खाद की तरफ बढ़ रहा है। विशेष रूप से स्थिरता, पोषण, नई कृषि प्रौद्योगिकों को अपनाना है और इसी विषय पर विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी। कृषि नई और अभूतपूर्व चुनौतियों का इस समय सामना कर रहा है। इन जो चुनौतियां हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार लगातार इन चुनौतियों को दूर करने में लगी हुई है, ताकि जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके, उसके साथ साथ जो आमदनी उसको भी विस्तार दिया जा सके। राष्ट्रीय संवाद का उद्देश्य नीति आयोग और कृषि मंत्रालय के प्रयासों से आगे विस्तार दिया जाएगा। और देश भर की 1000 मंडियों को इनाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। पेश है एक खास रिपोर्ट। सही समय पर किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराना पीएम मोदी का एक बड़ा सपना रहा है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये सपना साकार भी कर रही है, जिसका असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। सरकार ने किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है। साल 2020-21 के बजट में किसानों को कम ब्याज दरों पर क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए 2.5 करोड़ किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराने का वायदा किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाते हुए पहली बार बजट में पशुपालकों और मछुआरों को भी शामिल किया गया है। इस लोन के माध्यम से देश के किसान अपनी खेती की और अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। इसी के साथ किसान अपनी फसल का बीमा भी करा पाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन बिना किसी गारंटी के किसानों को दिया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उन सभी किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। Agricultural credit target for the year 2021 has been set at 15 lakh crores, 15 lakh crores agricultural credit availability. All eligible beneficiaries of PM Kisan will be covered under the KCC, Kisan Credit Card Scheme.
इस योजना के तहत देश के लगभग 14 करोड़ किसानों को बिना गारंटी के कर्ज दिया जाएगा। देश के जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है वे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक देश के कुल 9.74 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जबकि 8.45 करोड़ किसानों को इसका लाभ प्राप्त होने लगा है। इस पर ब्याज दर सिर्फ 4% का ही लगेगा। इस योजना का मकसद किसानों को साहूकारों के कर्जे से मुक्त करा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। फसल की बुआई और कटाई के समय किसानों को अगर संसाधन जुटाने के लिए सस्ता कर्ज मिल पाए तो ये किसी बड़े उपहार से कम नहीं। जाहिर तौर पर बजट के ये ऐलान महज ऐलान ही नहीं, किसानों के लिए वाकई उपहार साबित हो रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं बदलते मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद लगातार चलने वाली बर्फीली उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं से दिल्ली एनसीआर में ठंड काफ़ी अधिक पड़ रही है। इसके अलावा बारिश के बाद हवाओं में मौजूद नमी के कारण घने कोहरे का कहर भी है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 25 जनवरी के बीच आंशिक बादल छाएंगे और तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने कहा है कि उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई। उत्तर मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में फैले घने कोहरे के कारण कल से बारिश शुरू हो जाएगी, जबकि दिन का तापमान बढ़ेगा। रात के तापमान में और गिरावट आएगी। Severe cold condition not only over Delhi but also over whole northern plains of India, starting from Punjab, Haryana, North Rajasthan, and then plains of Uttarakhand and Uttar Pradesh. Bihar also recorded cold day. So this cold day is because of the prolonged dense fog and low cloud condition that is keeping these area covered and no sunlight. And this is going to change actually, because tomorrow, next 48 hours, there will be again strong westerly, northwesterly wind. So that will lift and further, improve the day temperature. So day temperature will start improving from tomorrow, and but night temperature will fall. So that's why till next 3 to 4 days, 5 days, night temperature will be only falling, and that's why the minimum temperature will fall, and the cold wave condition we have given a warning. तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और हम बात करेंगे खरीफ विपणन सीजन 2020-21 का। जो देश भर की खरीफ की फसलें हैं उनको कैसे खरीदा जा रहा है और कितनी मात्रा में खरीदा जा रहा है, अलग अलग राज्यों में खरीदी की जा रही है। अभी तक 79.51 लाख धान किसानों को केएमएस प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन से सीधा लाभ पहुंचा है। 84,08,544 कॉटन गांठ की मात्रा का मूल्यांकन 24,803.63 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। कपास की खरीद से 17,27,601 किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है, यानी कि एमएसपी का लाभ पहुंचा है। खरीफ 2020-21 के लिए धान के खरीद जो है वो पंजाब राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ जो अलग राज्य हैं उसमें उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ जहां पर धान की खरीदी की जा रही वो राज्य हैं जिसका आज डेटा जारी किया गया है। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जो समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की लगातार खरीदी की जा रही। इन राज्यों में मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सुचारू रूप से समर्थन मूल्य पर धान की जो खरीदी है वो किसानों से की जा रही है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम में 565.63 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की अब तक खरीदी की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 453.65 लाख मीट्रिक टन की खरीद के मुकाबले ये 24.68% की बढ़ोतरी दर्शाता है। खरीफ विपणन सीजन 2020 के दलहन और तिलहनों की 51.66 लाख मीट्रिक टन की खरीदी को भी स्वीकृति दी गई थी। राज्यों के लिए 12 मासी फसल के 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई है। वहीं गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए दलहन और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीदी को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नोडल एजेंसियों के माध्यम से भी लगातार खरीदी की जा रही है, जिसमें मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद शामिल है। इसके साथ साथ दलहन तिलहन की 29,07,305.10 मीट्रिक टन की अब तक खरीदी की गई है। इसके साथ साथ 1,59,379 किसानों को 1,616.08 करोड़ रुपए का सीधा एमएसपी का मूल्य मिला, यानी कि उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और अब किसान रेल के माध्यम से हमारे देश के किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल भेज सकेंगे, जिससे कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आएगा। पेश है एक खास रिपोर्ट। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। देश में किसानों की फसलों को सही समय और सुरक्षित मंडियों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों की उपज की ढुलाई के लिए किसान रेल चलाने का वायदा किया था। इस योजना को पूरा करते हुए 7 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान रेल योजना का आरंभ किया गया था। किसान रेल एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। ये किसान रेल अभी तक 34,000 टन कृषि उपज की ढुलाई एक राज्य से दूसरे राज्य में कर चुकी है। साथ ही किसानों के लिए रेल के किराए में 50% तक छूट भी दी जा रही है। 28 दिसंबर 2020 को इस योजना के अंतर्गत सोवी रेल पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए महाराष्ट्र के संगोला से रवाना हुई। इस रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। किसान रेल सेवा के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। खास बात यह है कि रेल सेवा पूरी तरह से खेती बाड़ी और किसानों को ही समर्पित है। सरकार द्वारा अब भंडारण और सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण पर काम किया जा रहा है तथा सरकार ने इस पर निवेश भी बढ़ाया है। अब इस किसान रेल के माध्यम से हमारे देश के किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल भेज सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। To build a seamless national cold supply chain for perishables inclusive of milk, meat and fish, the Indian Railways will set up a Kisan Rail through PPP arrangements. There shall be a refrigerated coaches in express and freight trains as well, so that perishable goods can be quickly, easily within the country transported, and the benefit will accrue to the farmers. इस योजना के तहत किसानों की फसलों जैसे अनाज, फल, सब्जियां आदि को समय से सुरक्षित ट्रेन के माध्यम से मंडी, बाजार तक पहुंचा सकते हैं। किसान रेल एक तरह की स्पेशल पार्सल ट्रेन है, जिसमें अनाज, फल और सब्जियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना के तहत शीट भंडारण के साथ किसान उपज के परिवहन की भी अच्छी व्यवस्था है। पहले किसान रेल रूट पर पड़ने वाले 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को इस किसान रेल का फायदा हो रहा है। किसान रेल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई और दूसरे राज्यों को भी जोड़ेगी।
साल 2020-21 के बजट में जल्दी खराब होने वाले फल एवं सब्जियों जैसे उत्पादों के माल वहन के लिए किसान रेल चलाने का ऐलान किया गया था और इतने कम समय में किसानों को समर्पित 100 किसान रेलों का भारतीय रेल पटरियों पर दौड़ना किसी आश्चर्य से कम नहीं। जाहिर है किसानों के लिए बजट के ऐलान जमीन पर तेजी से उतर रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं आधी आबादी की यानी कि महिलाओं की। कहा जाता है कि महिलाओं को अगर संसाधन और मौका मिल जाए तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी अपनी तकदीर भी बदल सकती है, आसपास के क्षेत्र की तस्वीर भी बदल सकती हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं बाराबंकी जिले की कुछ ऐसी महिलाओं को जिनके पास पहले रोजगार नहीं था, लेकिन आज वो समूह और संगठन बनाकर जैविक खाद बना रही है और वो सिर्फ अपनी ही नहीं आसपास के गाँवों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। देश की ग्रामीण महिलाओं को अगर मौका और संसाधन मिल जाए तो वो सिर्फ अपनी तकदीर ही नहीं पूरे क्षेत्र और समाज की तस्वीर भी बदल सकती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इसे सच कर दिखाया बाराबंकी जिले के तराई क्षेत्र की इन महिलाओं ने। सूरतगंज ब्लॉक की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेकर समन्वय, सहभागिता और सहयोग से न सिर्फ सफलता के कीर्तिमान गढ़े हैं बल्कि अपने अनुभव साझा कर दूसरों को भी राह दिखाने का काम किया है। ये महिलाएं जैविक खाद बनाकर सिर्फ जमीन और फसल की गुणवत्ता ही नहीं अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर रही हैं। सभी महिलाएं खुश हैं। जैविक खाद के साथ साथ अन्य महिलाएं यहाँ पे अन्य महिलाओं को हर प्रकार का रोजगार मिल रहा है। कोई टीकाकरण कर रहा है, कोई कृषि सखी है, कोई जैविक खाद बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस खेत में पिछली बार हमने धान लगाया था, अब की बार इसमें हम तरबूज की बुआई कर रहे हैं और हमारी समूह की दीदियां साथ में हैं। सब लोग मिलकर तरबूज की बुआई कर रहे हैं। 15 दिन पहले हम बुआई कर रहे हैं ताकि इसकी पैदावार अच्छी हो। इन महिलाओं में हुनर है, दूसरों से हटकर कुछ काम करने की चाहत है, तभी आज ये दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। ये है रोली शुक्ला, ग्रेजुएट है। रोली ने शादी के बाद आजीविका संचालन में पति की मदद करने की सोची पर कोई राह नहीं दिख रही थी। फिर 5 साल पहले ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर रोली शुक्ला ने गांव की करीब 12 महिलाओं को जागरूक कर गणेश स्वयं सहायता समूह बनाया और फिर केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिली तो जैविक खाद का निर्माण करना शुरू कर दिया और आज इनके साथ गाँव की कई महिलाएं जैविक खाद बनाकर अपने हौसलों को उड़ान दे रही हैं। हमारी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण हमने 12 महिलाओं का ग्रुप बनाया जिसमें हमें आजीविका के तहत हमें रोजगार मिला और हमने जैविक खाद बनाना शुरू किया। तो हमारी 12 महिलाएं, हमारी 12 बहनें साथ में जैविक खाद बनाती हैं। हमारे यहाँ गौ का मूत्र निकाला जाता है, वर्मीवाश बनाते हैं हम लोग और ये जीवामृत बनाते हैं। इन सब चीज़ों कीटनाशक दवाइयाँ भी हमारे यहाँ बनती हैं। तो अब हम इसे बेचना शुरू किए हैं। मार्केट में हम बेचते भी हैं, 30 रुपये किलो हम लोग मार्केट में बेचते हैं। इससे हमें अच्छा खासा मुनाफा भी होता है और हमारे महिलाओं को भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। अब हमारी महिलाएं और हम लोग आत्मनिर्भर हैं और हमें सरकार से हमें काफ़ी योजनाएं मिली हैं और ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं और दूसरों को भी हम यही सिखाएंगे कि आगे बढ़ें और अपने पे आत्मनिर्भर बने। समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे जैविक खाद को 30 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है। समय की मांग है कि रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग हो ताकि इस वसुंधरा की धरा को स्वस्थ किया जा सके और इंसानों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सके। रोली शुक्ला टीम की कदम यही नहीं रुके, एक और महिला समूह बना जिसे नाम दिया गया भारत माता महिला ग्राम संगठन। ये संगठन पशुओं के टीकाकरण व बीमा का काम करता है। ये महिलाएं पशुओं का टीकाकरण करती हैं और 10 रुपए लेती हैं। साथ ही पशुओं के बीमा से 50 रुपए कमाकर आत्मनिर्भरता की राह पर लगन के साथ बढ़ रही है। हमारे गांव में भारत माता ग्राम संगठन है जो समूह रोली जी की तरफ से मैं समूह में जुड़ी, वहां से मैं ग्राम संगठन में जुड़ी। वहां से मुझे रोजगार मिला है पशुओं का टीकाकरण करने के लिए। प्रति पशु पे टीकाकरण करने पे मुझे 10 रुपये मिलता है और पशुओं का बीमा भी होता है तो इसलिए प्रति पशु पे बीमा करने पे हमें 50 रुपये मिलता है। इसमें सरकार द्वारा हमें बहुत सहयोग मिला है। गणेश स्वयं सहायता समूह चला रही रोली शुक्ला की घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। फिर 12 महिलाओं के समूह ने आज इन महिलाओं को एक नई राह दे दी है। सभी महिलाएं गौमूत्र, जीवामृत एवं वर्मीवॉश आदि द्वारा जैविक खाद बनाती है। साथ ही जैविक विधि द्वारा कीटनाशक दवाइयाँ भी बना रही है। तो ये कहा जा सकता है कि समन्वय, सहभागिता और सहयोग से सफलता की कीर्तिमान गढ़ रही हैं जिले की दीदियां। सुनील सोनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज,
बाराबंकी। तो ये थी ग्रामीण महिलाओं की हिम्मत और हौसले की कहानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में और उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय ने यह फैसला देश के लिए नेताजी द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए लिया है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां नेताजी के आदर्शों से प्रेरणा ले सके और उन्हें अपने जीवन में अपना सके। तो खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन देश भर में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का काम चल रहा है। तो अभी भी लेकिन आप सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी रखिए और मास्क जरूर लगा के रखिए, ताकि आप भी सुरक्षित रह सके और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान कर सके। नमस्कार।